आज हम बेलेनोग्लोसस के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जो बेलेनोग्लोसस का डेवलपमेंट होता है इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। तो ब्रीडिंग सीजन में जो मई से जून में होता है, मैच्योर ओवा और स्पर्म इन्वायरमेंट के वाटर में फ्री हो जाते हैं जहाँ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद इसका एम्ब्रियोनिक और प्री ओरल डेवलपमेंट है। तो बेलेनोग्लोसस का प्री ओरल डेवलपमेंट ब्रैंकियोस्टोमा के ही समान होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और इसका क्लीवेज होलोब्लास्टिक इक्वल और रेडियल होता है। इसके बाद ब्लास्टोमियर्स की एक गोल स्ट्रक्चर बन जाती है जो मोरूला कहलाती है। जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होने से एक एम्ब्रियो का आकार दिखाई देने लगता है जो सीलोब्लास्टुला कहलाता है। इसकी फ्लूइड से भरी हुई सेंट्रल कैविटी होती है जो ब्लास्टोसील कहलाती है। तो फर्टिलाइजेशन के 6 से 15 घंटे बाद ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो 12 से 24 घंटे के अंदर ब्लास्टुला में एक इन्वेजिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है। गहरा होने के बाद आर्केंटिरोन बनती है जो एक कैविटी होती है और ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर खुलती है। इसके बाद ब्लास्टोपोर शीघ्र ही बंद हो जाता है और अब यह गैस्ट्रुला कहलाता है। इसके आर्केंटिरोन का जो अगला सिरा होता है वो सिलोमिक वेसिकल्स बनाता है जिसे प्रोटोसील कहा जाता है। इस प्रकार सिलोम की जो ओरिजिन है वो एंटीरोसिलोमिक होती है। इसके बाद प्रोटोसील का जो शेप है वो ट्राइएंगुलर हो जाता है। तो इसका एक सिरा तो एपिकल थिकनिंग के साथ जुड़ा रहता है और दूसरा इसका सिरा एम्ब्रियो के एक पोर होता है जो हाइड्रोपोर होता कहलाता है, उसके बाहर खुलता है। तो एम्ब्रियो की जो प्रोटोसील है और हाइड्रोपोर है वो एडल्ट की फ्यूचर प्रोबोसिस सिलोम या प्रोबोसिस पोर बनाती है। इसके बाद अगर इसका लार्वल डेवलपमेंट देखें तो प्रोटोसील के निर्माण के साथ साथ इसकी एलिमेंट्री कैनाल का भीतरी सिरा माउथ द्वारा बाहर खुलता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में अब ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन बन जाती है। जो इंटेस्टाइन होती है वो एनस द्वारा एक बंद ब्लास्टोपोर के स्थान पर बाहर खुल जाती है। तो इस प्रकार जो एम्ब्रियो होता है वो पूरा का पूरा सीलिया से ढक जाता है और एक फ्री स्विमिंग लार्वा बन जाता है। तो बेलेनोग्लोसस का जो लार्वा होता है उसे कहते हैं टार्नेरिया लार्वा। अगर हम टार्नेरिया लार्वा की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले जे मूलर साइंटिस्ट थे तो 1850 में टार्नेरिया लार्वा की उन्होंने खोज की थी। उनका ये अनुमान था कि ये स्टार फिश के लार्वे के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो बेलेनोग्लोसस क्लैजिवेरियस का लार्वा है। इसके जो साइकिल होते हैं उसमें रोटेशन के कारण ही इसे टार्नेरिया लार्वा का नाम दिया गया है और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ब्राइट होता है और इसकी ओवल बॉडी की जो शेप होती है वो 3 मिलीमीटर तक होती है। बॉडी के जो बाहर की लेयर है उस पर सीलिया के 2 सेप्टम होते हैं। इसके सीलिया छोटे और भोजन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो पोस्टीरियर सीलियरी बैंड है या टीलोटोर्क है वो एनस के सामने एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके जो सीलिया होते हैं वो लंबे और लोकोमोटरी ऑर्गन की भांति काम करते हैं। जो लार्वा होता है उसके अगले सिरे पर एक एपिकल प्लेट बन जाती है और उस पर 2 आई स्पॉट बन जाते हैं जो एपिकल टफ्ट या सीलियरी ऑर्गन कहलाते हैं। इसके बाद जो प्रोटोसील होती है वो एक पतली वॉल शेप्ड थैली के समान होती है जो प्रोबोसिस पोर या हाइड्रोपोर द्वारा बाहर खुलती है। इसके बाद इसका मेटामॉर्फोसिस है। तो लार्वा जो है फ्री होकर प्लांक्टोनिक लाइफ बिताता है, सूक्ष्म जीवों का आहार करता है और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये एक एडल्ट वर्म बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस के समय वाटर की हानि से बॉडी का आकार छोटा हो जाता है। जो सेंसरी सीलिया हैं, आई स्पॉट हैं, वो उसमें समाप्त हो जाते हैं और जो उसकी बॉडी होती है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड हो जाती है।
जो ट्रंक रीजन है वो लंबाई में बढ़ता है और इसके बाद वाटर में अब यह वर्म बैठकर बेंथोजोइक लाइफ व्यतीत करने लगता है।